नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों CTET 2020 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो CTET और UPTET इसमें आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का, जो कि मैंने एक पुराने क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए इकट्ठा किया है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग देखेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि भाषा सभी विषयों के खाली जगह में है। जो भाषा है वो सभी विषयों के कहाँ पर है? अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में या फिर पढ़ने में। तो किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीडियम है, महत्वपूर्ण माध्यम है। और अगर भाषा ही आपको नहीं पता है अच्छे से, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से उसकी जो जानकारी है वो गहराई तक नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि जो भाषा है वो सभी सब्जेक्ट्स के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन 2, एक सेंटेंस है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है इसके बारे में आप क्या मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, या फिर कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे कि हर विद्यार्थी को समझना चाहिए? अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया में बाधा होती है, या फिर किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए? तो इस सेंटेंस को आप पढ़ने के बाद क्या सोचते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। तो मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि सभी स्टूडेंट्स या सभी छात्र अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कहने का मतलब है जो कविता का जो अर्थ होता है तो उसे जब पढ़ाया जाता है, कोई टीचर उसे पढ़ाता है, तो वो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उसे अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन 3, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अगर आपको अलग अलग तरह की कोई पढ़ने की जो मटेरियल है वो मिलता रहे, तो व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मिलती है, या किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है? अगर आपको अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने का अवसर मिलेगा तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहेगा कि जो भाषा है उसे आप अलग अलग रेफरेंसेस में, अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करने की आपके अंदर समझ डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने बहुत सारी तरीके की चीज़ें पढ़ी हैं। जिस तरीके से जैसे आप निबंध लिखना सीखना चाहते हैं तो आप बहुत सारे निबंध पढ़ लीजिए, अलग अलग राइटर्स के, या बहुत सारे जो ब्लॉग्स, जो लेख होते हैं वो पढ़ लेंगे अगर आप, तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि लिखा कैसे जाता है, और आप उसको अलग अलग तरीके से लिखना भी शुरू कर देंगे और आपके अंदर वो समझ विकसित हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपको अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने का अवसर मिलेगा तो आपकी जो भाषा है उसे आप विविध संदर्भों में प्रयोग करने की जो आपके अंदर समझ है वो डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, या विज्ञान की भाषा को समझना। विज्ञान जो सब्जेक्ट है अगर आप उसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में अगर आप विज्ञान संबंधी जो भी लेसन्स हैं अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य हो गया? इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा कि विज्ञान के संदर्भ में, यानी कि विज्ञान में जो भी बातें यूज हो रही हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग करके उनको समझाना या समझना, यही होगा हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, लेखन क्षमता के आकलन के लिए किसी भी छात्र की अगर लिखने की जो क्षमता है उसका आकलन किया जाए तो उसके लिए क्या करना होगा? व्याकरण सम्मत भाषा को देखना, यानी कि उस छात्र ने व्याकरण में कुछ क्वेश्चंस किए हैं उनको देखने से आप आकलन कर सकते हैं, या फिर अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या लिखावट की सफाई और सुंदरता की जाँच करनी होगी, या फिर अभिव्यक्त विचारों को जाँचना होगा। तो दोस्तों आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, कभी जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को ही हमेशा यूज किया जाता है कि जब किसी की लिखावट, यानी किसी की लिखने की जो कैपेसिटी है या उसके जो विचार क्या हैं उन सबको जांचना होता है। तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसके जो विचार हैं वो तभी मालूम चल पाते हैं जब काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है कि अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा लेखन क्षमता के
आकलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। कोई एक हिंदी की जो बुक है उसमें कोई लेसन है और उस लेसन में बहुत सारी भाषाओं के वर्ड बीच बीच में आए हैं, तो उसका क्या मतलब है कि जो पाठ है वो समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या फिर वो पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, या फिर पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो आप समझ गए होंगे नीचे के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है कि जो पाठ है उसके द्वारा जो छात्र हैं उनको ये सिखाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा नहीं है हमारे समाज में, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें हम अक्सर यूज करते हैं। तो बहुभाषी स्वरूप की एक सहज प्रस्तुति है समाज के। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं CTET और स्टेट TET में, खास करके CTET में। तो मैंने पुराने CTET पेपर से ही ये क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे किए हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है या फिर कैसे आप तैयारी करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी दृष्टि में अभ्यास, यानी कि अभ्यास जो हम करते हैं उससे आपकी दृष्टि में क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चों को तार्किक बनाते हैं अभ्यास, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या फिर जो पाठ है उसे समझने में मदद करते हैं। तो प्रैक्टिस का मेन मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मेन मतलब होता है, बाकी ये चीज़ें तो नॉर्मली भी हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर 1 है जो कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं अभ्यास। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी आपको उतना ही आप तर्क ज़्यादा करेंगे, आप तार्किक हो जाएंगे। तो अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें जो पाठ्य सामग्री जो बुक्स होती हैं उनमें जो ट्रांसलेटेड जो मटेरियल है उसे रखने का क्या उद्देश्य है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बुक है, कोई भी अदर लैंग्वेज में है, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके रख दिया, तो इसका क्या उद्देश्य है। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, या अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, या बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जैसे जो अलग अलग भाषाओं की जो साहित्य यानी कि जो बुक्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए किया जाता है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को भी हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी धर्म ग्रंथ ले लीजिए हिंदी के अलावा कि जो कि अलग दूसरे लैंग्वेज में है, तो क्या उन धर्म ग्रंथों को हम कैसे पढ़ पाएंगे अगर हमें उर्दू या कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। तो अगर उनका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा तो आप उन ग्रंथों को बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपकी क्लास में दृष्टिबाधित यानी कि जिन्हें देखने में परेशानी है ऐसे बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 सही है कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे जिससे कि उन्हें ऐसी कोई हीन भावना ना आए कि उन्हें लगे कि हम बाकी बच्चों से कम हैं किसी चीज़ में। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक क्लासेस में लगाए जाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। जैसे मान लीजिए कोई एक भाषा है, आपको बोल दिया कि इंग्लिश आपको अब सीखना है, वही आपकी एक लक्ष्य भाषा है, तो उसे पढ़ना सीखने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि जो आपकी लक्ष्य भाषा है, सबसे पहले तो आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। जो भी चीज़ आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं तभी आप उसे हमेशा के लिए अपने मन में समा पाएंगे। और रोचक सामग्री, रोचक में जिसमें कि आपको मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, जिससे कि आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, सुनने और पढ़ने को अगर ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर इंग्लिश सिखाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप हर जगह पर इंग्लिश को बोलिए, चाहे आप टूटी फूटी बोलें लेकिन इंग्लिश को बोलें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी और उसे बच्चे को धीरे धीरे एक आनंद आने लगेगा, उसे रोचकता आने लगेगी, जिससे वो और ज़्यादा अच्छा लगता है उसे सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्वेश्चन 10 का।
दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे हिंदी के सी टेट के क्वेश्चन पेपर से, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। और यहाँ पर आपको अगर कोई और भी परेशानी आती है तो ज़रूर कुछ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।